नमस्कार साथियों, मैं रवि राजपुरोहित दीक्षा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि कल जन्माष्टमी का पर्व आपने बड़ी उमंग के साथ, बड़ी उल्लास के साथ मनाया था। भगवान कृष्ण ने गीता में एक बहुत सुंदर बात कही है कि निष्काम कर्म करते हुए व्यक्ति को फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। तो कई बार हमारे मन में इस प्रकार का प्रश्न आता है, जब फल की इच्छा नहीं होगी तो कर्म किस प्रकार होगा। जैसे मान लीजिए कि एक विद्यार्थी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है और वो यही मानकर चलता है कि इस प्रतियोगी परीक्षा में निश्चित रूप से मेरा चयन होगा। इसी उद्देश्य के साथ वो अपने अध्ययन को निरंतर जारी रखता है। लेकिन भगवान कृष्ण के अनुसार बिना फल की इच्छा के सिर्फ कर्म करना है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे द्वारा प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत अधिक मेहनत की जाती है, लेकिन फिर भी अंतिम स्तर के ऊपर हमारा चयन नहीं होता। तो साथियों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि सरस्वती कभी भी अपना ऋण नहीं रखती है। अगर आपने बहुत अधिक अध्ययन किया, बहुत अधिक तैयारी की, लेकिन फिर भी आप अंतिम रूप से किसी सरकारी नौकरी को प्राप्त नहीं कर पाते हो, तो निश्चित रूप से आपके विषय के ऊपर इतनी अधिक पकड़ हो जाएगी कि आपके द्वारा उस विषय को पढ़ाना शुरू कर दिया जाएगा। यानी कि हो सकता है कि सरकारी नौकरी के रूप में आपको अर्थ नहीं मिले, आपकी इनकम नहीं हो चयन नहीं होने के कारण, लेकिन आप जब पढ़ाने लग जाओगे तो दूसरे तरीके से आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। तो सरस्वती कभी भी अपना ऋण नहीं रखती है, ये आपके दिमाग में अच्छी तरह से अध्ययन करते वक्त होना चाहिए। तो हमें निश्चित रूप से अपने कर्म की तरफ चलना चाहिए, फल को ध्यान में बिना रखे, और निश्चित रूप से हमारी मेहनत के अनुरूप ईश्वर के द्वारा हमें निश्चित रूप से फल प्रदान किया जाता है। साथियों, कल की जो क्लास हुई थी हमारी, उस क्लास के अंदर हमने ये पढ़ा था कि किस प्रकार गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करने से सैनिकों द्वारा मना कर दिया गया और वो 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बना। क्योंकि सैनिकों को एनफील्ड नामक जो नई राइफल दी गई थी, जिसके ऊपर गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी कारतूसों के ऊपर, और कारतूसों को प्रयोग में लेने से पहले दांतों से काटना पड़ता था, ठीक है ना। तो भारतीय सैनिकों ने इसका प्रयोग करने से मना कर दिया। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि जो विद्रोह की योजना है वो लंदन के अंदर नाना साहब पेशवा, रंगोजी बापू और अजीमुल्ला खां द्वारा तैयार की गई, और पिठूर कानपुर के अंदर नाना साहब पेशवा और अजीमुल्ला खां ने इसे अंतिम रूप देते हुए 31 मई को क्रांति का जो दिन है वो निश्चित कर दिया। लेकिन साथियों, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी जो बंगाल में थी, उसमें 34वीं रेजिमेंट के मंगल पांडे के द्वारा दो अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और कर्नल ह्यूसन को गोली मार दी गई। और एक तरह से कह देते हो कि ये जो घटना है वो जैसे ही ब्रिटिश सरकार को पता चली तो ब्रिटिश सरकार ने इसके ऊपर एक्शन लेते हुए 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी। अब मंगल पांडे की फांसी की सजा पूरे भारत में आग की तरह फैल गई। तो जैसे ये खबर मेरठ पहुंचती है तो भारत में सबसे पहले जो क्रांति का आगाज हुआ है, 1857 की क्रांति का जो आगाज हुआ है वो मेरठ से माना जाता है। तो देखो साथियों, मेरठ के अंदर क्रांति का जो आगाज हुआ है वो हुआ है 10 मई 1857 को, ठीक है। तो भारत में क्रांति का आरंभ किस तिथि को माना जाता है? 10 मई 1857 से माना जाता है, ठीक है। अब यहां पर कौन सी सैनिक टुकड़ियां कार्यरत थी? तो 20 NI और 3 NLC, इन दो सैनिक टुकड़ियों के सैनिकों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह का आरंभ कर दिया। देखिए, जैसे ही मंगल पांडे की फांसी की सजा मेरठ छावनी में पहुंचती है तो मेरठ छावनी के सैनिकों ने 20 NI और 3 NLC के जो सैनिक हैं वो अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ मेरठ में विद्रोहियों का जो नेता है ना, उसका नाम है कदम सिंह। क्या नाम है उसका? नाम कदम सिंह। यानी कि ये प्रश्न आया है कि मेरठ में 1857 में विद्रोहियों का नेता कौन था? तो विद्रोहियों का नेता था कदम सिंह। और मेरठ छावनी में किन सैनिक टुकड़ियों के द्वारा विद्रोह किया गया? 20 NI और 3 NLC की सैनिक टुकड़ियों के द्वारा जो है विद्रोह किया गया। कब हुआ? 10 मई 1857 को। अब जिस समय सैनिकों ने विद्रोह किया था उस समय मेरठ का अंग्रेज अधिकारी कौन था? ठीक है ना। अंग्रेज अधिकारी के बारे में भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि उस समय मेरठ का अंग्रेज अधिकारी कौन था।
तो देखो मैं आपको बताता हूँ कि उस समय का जो अंग्रेज अधिकारी था उसका नाम था जनरल हैबिट। क्या नाम था? जनरल हैबिट। तो एक बार दोबारा इसको पढ़ लेते हैं कि 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई और ये सूचना पूरे भारत में आग की तरह फैली। मंगल पांडे की फांसी की सूचना जब मेरठ के सैनिकों को मिली तो मेरठ की छावनी के अंदर 20 एनआई और 3 एनएलसी की सैनिक टुकड़ियां कार्यरत थी। उन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया और उस समय अंग्रेज अधिकारी जनरल हैबिट था, वो उनके विद्रोह को नहीं रोक पाया। मेरठ में विद्रोहियों का जो नेता था वो था कदम सिंह। तो यानी कि कुल मिला के भारत में 1857 के विद्रोह का जो आरंभ है वो 10 मई 1857 में मेरठ से माना जाता है, जहां की सैनिक टुकड़ियों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो यहाँ एक तो क्वेश्चन आ गया आपका विद्रोही नेता का कि मेरठ से क्रांति में विद्रोही का नेता कौन था। दूसरा, कब आरंभ हुआ मेरठ विद्रोह? तो मेरठ विद्रोह की तिथि आ गई 10 मई 1857। फिर यहाँ कौन सी सैनिक टुकड़ियां कार्यरत थी? तो 20 एनआई 3 एनएलसी सैनिक टुकड़ियां कार्यरत थी। यहाँ पर कौन अंग्रेज अधिकारी था? जनरल हैबिट। तो यहां से मेरठ की छावनी पर जब सैनिकों का अधिकार हो गया तो यहां से मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली की ओर कूच किया। ठीक है ना? तो यहां से इन्होंने दिल्ली की ओर कूच किया। अब दूसरा विद्रोह यानी कि शुरुआत मेरठ से हुई और अब दूसरा जो स्थान है वो है दिल्ली। अब ये सैनिक क्या करेंगे? 11 मई को दिल्ली पहुंच जाएंगे। समझ में आया आपके? 11 मई को ये दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंचने के बाद इन्होंने 12 मई को दिल्ली के ऊपर अधिकार कर लिया। ठीक है ना? जब 11 मई को ये दिल्ली पहुंचेंगे ना तो इनका जो सामना होगा वो होगा कर्नल रिप्ले से। कर्नल रिप्ले से इनका सामना होगा। ठीक है ना? 11 मई को जब क्रांतिकारी दिल्ली पहुंचते हैं तो कर्नल रिप्ले से इनका सामना होता है। रिजल्ट क्या निकलता है? कर्नल रिप्ले की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। ठीक है ना? कर्नल रिप्ले की मृत्यु हो जाएगी। और आपको मैं बता दूं कि दिल्ली का जो शस्त्रागार है, इस शस्त्रागार का जो प्रमुख है ना उसका नाम है कर्नल विलोबी। क्या नाम है इसका? कर्नल विलोबी। कर्नल जो विलोबी है वो भी क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। यानी कि जब क्रांतिकारी मेरठ से दिल्ली की ओर कूच करते हैं तो दिल्ली में इनका सामना कर्नल रिप्ले से होता है। कर्नल रिप्ले उस संघर्ष में मारा जाता है। फिर शस्त्रागार के जो प्रमुख कर्नल विलोबी से इनका सामना होता है। कर्नल विलोबी क्या हो जाएगा? पराजित हो जाएगा। तो अब क्या हो जाता है कि क्रांतिकारियों का क्या हो जाता है? दिल्ली के ऊपर अधिकार हो जाता है। अब क्रांतिकारियों के द्वारा दिल्ली के अंदर एक समांतर सरकार का गठन किया जाता है। ठीक है ना? इस समांतर सरकार का जो नाम है वो है जलसा। ठीक है ना? जब क्रांतिकारियों का दिल्ली पर अधिकार हो जाता है और क्रांतिकारियों के द्वारा एक समांतर सरकार गठित की जाती है जिसका नाम है जलसा। 11 मई को जब दिल्ली पर क्रांतिकारियों का अधिकार हो जाता है तो उसके बाद 12 मई को ये क्रांतिकारी बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता स्वीकार कर लेते हैं। कह सकते हैं कि 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व है वो बहादुर शाह के नेतृत्व में 1857 का विद्रोह की क्रांति करने का निश्चय करते हैं। यानी कि पहले 11 मई को क्रांतिकारी दिल्ली पहुंचे जहां पर उनका सामना रिप्ले से हुआ। रिप्ले उस संघर्ष में मारा जाता है। उसके बाद जो दिल्ली शस्त्रागार है उसका जो प्रमुख विलोबी है वो संघर्ष में पराजित हो जाता है और क्रांतिकारियों का दिल्ली के ऊपर अधिकार हो जाता है। ठीक है? क्रांतिकारियों के द्वारा दिल्ली में एक समानांतर सरकार स्थापित की जाती है जिसका नाम जलसा है। 12 मई को क्रांतिकारी बहादुर शाह द्वितीय जो भारत का मुगल सम्राट है उसके नेतृत्व में 1857 विद्रोह को करने का निश्चय करते हैं। ठीक है? अब जैसे ही ये यहाँ क्रांतिकारियों ने अपना नेता किसको स्वीकार कर लिया? बहादुर शाह द्वितीय को। बहादुर शाह द्वितीय को इन्होंने अपना नेता स्वीकार कर लिया और इसके नेतृत्व में विद्रोह करने का निश्चय करते हैं। अब देखिए, दिल्ली बहादुर शाह जो जफर है यानी कि क्रांतिकारियों का नेता है बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है? बहादुर शाह द्वितीय ये क्या है? क्रांतिकारियों का नेता है। अब बात करें कि बहादुर शाह द्वितीय के सेनापति कौन है, तो देखो बहादुर शाह द्वितीय के जो सेनापति है उनका नाम है बख्त खान। क्या नाम है इनका? बख्त खान इनके सेनापति है। अच्छा, दिल्ली विद्रोह में क्रांतिकारी और मुगल सम्राट के अलावा एक और व्यक्ति भी शामिल है जिसका नाम है
आपके बरेली का है। इसने बरेली से विद्रोह का नेतृत्व किया है, जिसका नाम है खान बहादुर खां। खान बहादुर खां, यानी कि खान बहादुर खां ने 1857 के विद्रोह में बरेली से नेतृत्व प्रदान किया। ठीक है ना, कहां से नेतृत्व प्रदान किया? बरेली से नेतृत्व प्रदान किया। और बरेली से नेतृत्व प्रदान करने के बाद ये कहां पर आ जाएगा? ये बरेली से आ जाएगा दिल्ली। और दिल्ली में जो मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर है, इसकी सेना के साथ मिल जाएगा। यानी कि प्रारंभ में मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली के ब्रिटिश अधिकारियों को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार किया। उसके बाद बहादुर शाह जफर को इन्होंने अपना नेता स्वीकार किया। अब दिल्ली के अंदर बहादुर शाह द्वितीय, उसका सेनापति बख्त खान, सैनिक और खान बहादुर खां मिलकर दिल्ली के ऊपर अधिकार स्थापित कर लेंगे। अब इसकी जैसे ही सूचना लॉर्ड कैनिंग को मिलती है, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग क्या है? क्रांति के समय भारत का क्या है? गवर्नर। लॉर्ड कैनिंग क्या है? क्रांति के समय भारत का गवर्नर है। लॉर्ड कैनिंग को जब ये सूचना मिलती है कि दिल्ली के ऊपर क्रांतिकारियों का अधिकार हो गया है। देखो साथियों, जब कभी भी हमें किसी देश के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित करना होता है ना, तो सबसे पहले हम उस देश की कैपिटल के ऊपर अधिकार करते हैं, उस देश की राजधानी के ऊपर अधिकार करते हैं। उसके पीछे मुख्य कारण यह होता है कि राजधानी से समस्त देश की गतिविधियों का संचालन होता है, पूरा देश वहां की गतिविधियों से कनेक्ट होता है। जब राजधानी के ऊपर हमारा अधिकार हो जाता है, तो फिर उस देश के ऊपर एक तरह से पूरा अधिकार हो जाता है। उस समय केंद्र बिंदु था वो दिल्ली था, और दिल्ली के ऊपर जब क्रांतिकारियों का अधिकार हो गया, तो पूरे भारत में ये बात पूरी तरह से फैल गई कि क्रांतिकारियों ने दिल्ली के ऊपर अधिकार कर लिया है। तो अन्य भाग जहां ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो विद्रोह कायम था, जैसे लखनऊ था, झांसी था, ठीक है ना, कानपुर था आपके, तो वहां पर भी ये बात एक तरह से फैल गई कि अंग्रेजों को पराजित किया जा सकता है। तो उन भागों में भी अलग अलग तिथि को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो विद्रोह है वो आरंभ हो गया। अब जैसे ही दिल्ली पर अधिकार की सूचना लॉर्ड कैनिंग को मिलती है, जो भारत का गवर्नर है, तो वो क्या करेगा? विभिन्न एरिया से सैनिकों को बुलाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि दिल्ली विद्रोह की दबाने के लिए किन किन एरिया से सैनिक टुकड़ियों को बुलाया गया, ठीक है ना, विद्रोह को दबाने के लिए। तो देखो, ये क्वेश्चन भी कई बार आया है एग्जाम के अंदर कि दिल्ली विद्रोह को दबाने के लिए कहां कहां से जो है वो सैनिक आए। तो मैं आता हूं कि सबसे पहले कश्मीर, ठीक है, उसके बाद पटियाला, कश्मीर पटियाला, ठीक है ना, और जिंद, ठीक है ना, कश्मीर पटियाला जिंद, ये जो मुख्य रियासतें हैं, इन रियासतों ने अपनी सेना भेजी दिल्ली लॉर्ड कैनिंग के कहने पर, और दिल्ली विद्रोह को दबाने में मुख्य भूमिका निभाई। अब जब दिल्ली पर क्रांतिकारियों का अधिकार हुआ था, उस समय दिल्ली के अंदर कर्नल रिपले था जो मारा गया था, और उसके बाद विलोबी था, वो पराजित हो गया था। अब यहाँ जो दिल्ली विद्रोह दबाने के लिए जो अंग्रेज अधिकारी जाएंगे, उनका नाम है, दिल्ली विद्रोह को दबाने के लिए दो अंग्रेज अधिकारी जाते हैं। एक का नाम है निकलसन, ठीक है, एक का नाम है निकलसन और दूसरे का नाम है हडसन, ठीक है ना। अब क्या होगा, जब कश्मीर पटियाला जिंद के सैनिकों के साथ निकलसन और हडसन दिल्ली पर पुनः अधिकार करने के लिए जाएंगे, तो ये निकलसन क्या होगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी, ये मारा जाएगा। दिल्ली संघर्ष के अंदर क्या होगा, ये मारा जाएगा, ठीक है ना। बाद में काफी संघर्ष के बाद दिल्ली के ऊपर ब्रिटिश सरकार का पुनः अधिकार हो जाता है, यानी कि 20 सितंबर 1857 को हडसन के द्वारा दिल्ली पर पुनः अधिकार, यानी कि दिल्ली पर पुनः अधिकार हो गया, क्योंकि पहले दिल्ली क्रांतिकारियों के अधिकार में आ गई। फिर लॉर्ड कैनिंग ने कश्मीर पटियाला जिंद आदि रियासतों की सेना की सहायता से निकलसन और हडसन को दिल्ली पर अधिकार करने के लिए भेजा। इस संघर्ष में निकलसन मारा जाएगा और हडसन के द्वारा 20 सितंबर 1857 को दिल्ली के ऊपर अधिकार कर लिया जाता है। एक लेखक है जिसका नाम है एल्फिस्टन। क्या नाम है जिसका? एल्फिस्टन। ये एल्फिस्टन कहता है कि जो दिल्ली के अधिकार के लिए अंग्रेजों ने जो प्रयास किया था, जो संघर्ष हुआ था ना, वो नादिर शाह के आक्रमण से भी भयंकर माना जाता है। यानी कि एक ईरानी आक्रमणकारी था
जिसने भारत के ऊपर आक्रमण किया था 1739 ईस्वी में, जिसको नादिर शाह के नाम से जाना जाता है। उस नादिर शाह ने भारत को इतना अधिक लूटा था, इतना अधिक भयंकर था, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो जिस तरह नादिर शाह ने भारत को लूटा था, उसी तरह दिल्ली आक्रमण, दिल्ली संघर्ष के अंदर अंग्रेजों ने वैसा भी भयंकर अपना रूप दिखाया था, ठीक है ना। तो एटलीस्ट 20 सितंबर को दिल्ली के ऊपर अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो जाता है। इस समय एक उर्दू कवि, उर्दू शायर भी मौजूद है, उर्दू शायर, ठीक है ना, जिसका नाम सुना है आप, बड़ा फेमस है, मिर्जा गालिब। यानी कि जो मिर्जा गालिब है ना, वो भी 1857 के विद्रोह का प्रत्यक्ष शायर माना जाता है। तो वो दिल्ली के अंदर उसने ये संघर्ष को पूरा अच्छी तरह से देखा था। तो ये भी एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि 1857 के विद्रोह में उपस्थित एकमात्र शायर कौन सा था? मिर्जा गालिब था, ठीक है ना। और वह कौन सा इतिहासकार है जिसने दिल्ली विद्रोह को नादिर शाह के आक्रमण से भी भयंकर बताया है? तो उसके अंदर आपके नाम आ जाएगा एल्फिंस्टन का, ठीक है। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि दिल्ली पर पुनः अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ? 20 सितंबर 1857 को। कौन मारा गया? निकलसन। किसके नेतृत्व में अधिकार हुआ? हडसन के नेतृत्व में है वो अधिकार हो गया। अब दिल्ली के ऊपर एटलीस्ट वापस अंग्रेजों का अधिकार हो गया। तो अंग्रेजों का अधिकार होने के बाद क्या होता है कि एक बहादुर शाह द्वितीय का रिश्तेदार है जिसका नाम है मिर्जा इलाही बख्श। क्या नाम है इसका? मिर्जा इलाही बख्श। तो मिर्जा इलाही बख्श के कारण अंग्रेज हडसन क्या करते हैं, इसको बहादुर शाह द्वितीय को, बहादुर शाह द्वितीय जो 1857 में विद्रोहियों का क्या है, नेता, इसको क्या करेंगे, हुमायूं के मकबरे के समक्ष क्या कर लेंगे, बंदी बना लेंगे, ठीक है ना। तो हुमायूं के मकबरे के समक्ष ये क्या करेगा, अपना आत्मसमर्पण कर देगा। कौन कर देगा अपना आत्मसमर्पण? हुमायूं के मकबरे के समक्ष, हुमायूं के मकबरे के समक्ष ये आत्मसमर्पण कर देगा बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है ना। और बहादुर शाह द्वितीय को हडसन क्या कर लेगा, गिरफ्तार कर लेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। अब ये बहादुर शाह, इसकी एक पत्नी है जिसका नाम है जिन्नत महल, ठीक है ना, पत्नी है बहादुर शाह द्वितीय की, जो पत्नी है उसका नाम है जिन्नत महल। तो ये जब हडसन हुमायूं के मकबरे के समक्ष, यानी कि हुमायूं के मकबरे के समक्ष हडसन के द्वारा बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और उसके बाद ये हडसन क्या करेगा, इसको बहादुर शाह द्वितीय और इसकी पत्नी को कहाँ भेज देगा, रंगून भेज देगा। रंगून, रंगून कहाँ पर है, बर्मा के अंदर। तो रंगून बर्मा इनको भेज देगा, और कहते हैं कि रंगून बर्मा में ही जो है 1862 के अंदर बहादुर शाह द्वितीय की क्या हो जाती है, मृत्यु, ठीक है ना। 1862 में इसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। यानी कि जब 20 सितंबर 1857 को दिल्ली के ऊपर अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो जाता है, तो मिर्जा इलाही बख्श जो आपके बहादुर शाह द्वितीय का क्या रिश्तेदार है, उसकी मदद से हडसन क्या करेगा, हुमायूं के मकबरे के समक्ष बहादुर शाह द्वितीय को क्या कर लेगा, गिरफ्तार कर लेगा। और गिरफ्तार करने के बाद इनको कहाँ भेज देगा, बहादुर शाह और उसकी पत्नी जिन्नत महल को, वहां से भेज देगा इनको रंगून। रंगून में इसकी बहादुर शाह की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपके बहादुर शाह द्वितीय के बारे में एक कोटेशन भी कहा जाता है कि बादशाह इतना बदनसीब था कि उसकी मृत्यु पर उसे उसके वतन की 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। तो ये इसकी मजार के ऊपर जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब ये जो बहादुर शाह द्वितीय है, इसके आपके 2 पुत्र हैं, 2 पुत्र हैं बहादुर शाह द्वितीय के। एक का नाम है मिर्जा मुगल, ठीक है ना, एक का नाम है मिर्जा मुगल, ठीक है, और दूसरे का नाम है मिर्जा ख्वाजा सुल्तान, ठीक है ना। ये है इसके 2 पुत्र, और एक है इसका पौत्र, ठीक है, जिसका नाम है अबू वक्र। ये क्या है, इसका पोता। ये हडसन क्या करेगा, लाल किले के समक्ष इसके दोनों पुत्र मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा सुल्तान और इसके पोते अबू बकर को गोली मार देगा। तो इस तरह से क्रांतिकारियों के अधिकार के बाद भी दिल्ली पर पुनः अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अब देखिए, दिल्ली विद्रोह से प्रश्न क्या क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहले यह पूछा जा सकता है कि दिल्ली को अंग्रेजी अधिकार से किन क्रांतिकारियों ने मुक्त कराया। तो मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली को अंग्रेजों से मुक्त कराया, ठीक है। उसके बाद मेरठ के सैनिकों का किन अंग्रेज अधिकारियों से सामना हुआ,
तो मेरठ के अधिकारियों का कर्नल रिप्ले से हुआ जो मारा गया। उसके बाद शस्त्रागार का जो अध्यक्ष था वो विलोबी था, वो भी पराजित हो गया। अब दिल्ली के ऊपर अधिकार हो गया। अब दिल्ली से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो दिल्ली से विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह द्वितीय ने किया। उसका सेनापति कौन था? बख्त खासी। अन्य सहयोगी कौन था? तो बरेली का खान बहादुर खान ने भी सहयोग प्रदान किया। अब दिल्ली को क्रांतिकारियों से मुक्त कराने के लिए किन रियासतों की सेनाओं को बुलाया गया? तो कश्मीर है, पटियाला है, जिंद है, इन रियासतों की सेनाओं को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा बुलाया गया और वापस निकलसन और हडसन, ये दो अंग्रेज सेनापति जिनके नेतृत्व में दिल्ली की ओर दोबारा कूच किया गया। दोबारा जब दिल्ली में संघर्ष हुआ तो निकलसन की मृत्यु हो जाती है और हडसन 26 सितंबर 1857 को दिल्ली के ऊपर पुनः अधिकार कर देता है, यानी कि वापस दिल्ली के ऊपर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। जब क्रांतिकारियों का दिल्ली के ऊपर अधिकार हुआ तो उन्होंने एक समानांतर सरकार स्थापित की जिसका नाम जलसा था। अब क्या होता है, जब दिल्ली पर पुनः अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है तो जो हडसन है, सेनापति है, ये क्या करेगा कि जो बहादुर शाह द्वितीय और उसकी पत्नी जिन्नत महल है, इनको हुमायूं के मकबरे के समक्ष गिरफ्तार कर लेता है और इनको रंगून ब्रह्मा भेज देता है। और ऐसा कहते हैं कि रंगून ब्रह्मा में 1862 के अंदर बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। और उसके जो बेटे हैं दो, बहादुर शाह द्वितीय के दो बेटे, एक तो मिर्जा मुगल, एक ख्वाजा सुल्तान, और एक पोता है अबू बकर, इसको लाल किले के समक्ष क्या कर देगा? ये फांसी दे देगा। तो इस तरह जो है वो दिल्ली के ऊपर पहले क्रांतिकारियों का अधिकार हो जाता है और उसके बाद जो है दिल्ली पर पुनः अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिल्ली विद्रोह के दौरान किसकी मृत्यु हुई और दिल्ली को क्रांतिकारियों से मुक्त कराने में किस सेनापति की मुख्य भूमिका रही? तो उसका नाम है हडसन। तो ये यहाँ पर पूरा दिल्ली विद्रोह आपका हो जाता है। दिल्ली के बाद जो अगला स्थान है ये है लखनऊ, ठीक है ना। अब देखो, जैसे मेरठ के अंदर जो विद्रोह है वो 10 मई को आरंभ हुआ और दिल्ली में एक तरह से कह सकते हैं कि 12 मई को जब दिल्ली पर अधिकार हुआ उसके बाद विद्रोह का आगाज मानते हैं, ठीक है ना। तो अब ये लखनऊ है, तो लखनऊ में जो तिथि है ना विद्रोह के आरंभ की, वो है 4 जून 1857। कितनी है? 4 जून 1857 जो विद्रोह की तिथि है। अब लखनऊ से जो विद्रोह का नेता कौन है, किसके नेतृत्व में विद्रोह हो रहा है? तो लखनऊ के अंदर ये जो इमेज आपके सामने है, बेगम हजरत महल के नेतृत्व में जो है वो विद्रोह हो रहा है। अब बेगम हजरत महल है, इसका एक अल्पवयस्क पुत्र है जिसका नाम है बीरजस कादिर। क्या नाम है इसका? बीरजस कादिर इसका नाम है। तो साथियों, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि लखनऊ में विद्रोह का आरंभ किस तिथि से हुआ। तो लखनऊ में विद्रोह का जो आरंभ हुआ है ना, ये 4 जून 1857 को हुआ है। फिर लखनऊ में विद्रोहियों का नेता कौन था? तो बेगम हजरत महल, और बेगम हजरत महल का अल्पवयस्क पुत्र कौन था? बीरजस कादिर। तो इस तरह से जैसे ही बेगम हजरत महल के द्वारा लखनऊ में विद्रोह का आगाज कर दिया जाता है तो इसको सहयोग प्रदान करने के लिए एक व्यक्ति आएगा जिसका नाम है मौलवी अहमदुल्ला। क्या नाम है इसका? मौलवी अहमदुल्ला। जैसे दिल्ली के अंदर बहादुर शाह द्वितीय को साथ देने के लिए कौन आता है? बरेली का खान बहादुर खान। वैसे ही आपके बाद ये जो बेगम हजरत महल है इसको सहयोग करने के लिए मौलवी अहमदुल्ला आ जाता है। अब क्या होगा कि मौलवी अहमदुल्ला और बेगम हजरत महल ये दोनों मिलकर शाहजहांपुर, ठीक है ना, शाहजहांपुर के अंदर विद्रोह को नेतृत्व प्रदान करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले लखनऊ में विद्रोह का आरंभ हुआ 4 जून 1857 को। विद्रोहियों के नेता कौन थे? बेगम हजरत महल और बीरजस कादिर उनका पुत्र। अब बेगम हजरत महल को सहयोग कौन प्रदान करेगा? मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है ना। मौलवी अहमदुल्ला सहयोग प्रदान करेगा और मौलवी अहमदुल्ला और बेगम हजरत मिलकर शाहजहांपुर के विद्रोह का नेतृत्व करेंगे। लेकिन वहां से बेगम हजरत महल हार जाती है और हारने के बाद ये कहां पर कूच करती है? नेपाल। यहां से ये नेपाल चली जाती है और कहते हैं वहीं पर इनकी गुमनाम मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। तो लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया और बेगम हजरत महल और मौलवी अहमदुल्ला ने मिलकर शाहजहांपुर के ऊपर आक्रमण किया। लेकिन वहां पर ये जो आपके है ये अंग्रेजों से हार जाते हैं और हारने के बाद ये कहां चली जाएगी?
नेपाल चली जाएगी। ठीक है ना, नेपाल चली जाएगी। तो यहाँ अब जो विद्रोहियों का नेता तो बेगम हजरत महल है, लेकिन किस अंग्रेज सेनापति से बेगम हजरत महल हारेगी? तो मैं आपको अंग्रेज सेनापति का नाम बता देता हूं जिससे ये युद्ध हारेगी। इसका नाम है कॉलिन कैपवेल। क्या नाम है इसका? कॉलिन कैपवेल। कॉलिन कैपवेल जो है, जैसे दिल्ली विद्रोह के अंदर हडसन जो है वो दिल्ली पर पुनः अधिकार करता है, क्रांतिकारियों से मुक्त कराता है, वैसे ही आपके बेगम हजरत महल का जो सामना हुआ है वो कॉलिन कैपवेल से हुआ, जिससे वो पराजित होकर नेपाल चली जाती है। लखनऊ के बाद जो अगला स्थान आता है जिसका नाम है कानपुर। कानपुर के अंदर जो विद्रोह है, इसका विद्रोह का जो आगाज हुआ है वो 5 जून 1857 को हुआ है। कब हुआ है? 5 जून 1857 को कानपुर से विद्रोह का आगाज हुआ है। अब बात करें कि कानपुर से जो विद्रोहियों का नेता है वो कौन है? कानपुर से विद्रोहियों का नेता कौन है? तो कानपुर से विद्रोहियों का जो नेता है वो है नाना साहब पेशवा। ठीक है ना, नाना साहब पेशवा है वो विद्रोहियों के क्या है? नेता है। ठीक है ना। अब नाना साहब पेशवा का एक उपनाम है। ठीक है ना, नाना साहब पेशवा का क्या है? एक उपनाम है। उपनाम है इनका धोंदू पंथ, यानी कि इनको इतिहास में धोंदू पंथ के नाम से भी जाना जाता है। अब ये इनका खुद का बैकग्राउंड क्या है? तो इनका खुद का बैकग्राउंड ये है कि ये बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र है। ठीक है ना, बाजीराव द्वितीय के क्या है? दत्तक पुत्र है। अब ये ब्रिटिश सरकार क्या करेगी? इनकी पेंशन को बंद कर देगी। नाना साहब पेशवा की पेंशन को क्या कर देगी? बंद कर देगी, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजी शासन के विरुद्ध कानपुर से नाना साहब पेशवा ने विद्रोह को आरंभ किया। अब इनका सहयोग कौन कर रहे हैं? इनके सहयोगी कौन कौन हैं? जैसे दिल्ली के अंदर बहादुर शाह को खान बहादुर खान ने सहयोग किया, लखनऊ के अंदर मौलवी अहमदुल्ला ने हजरत महल को सहयोग किया। तो इनके नाना साहब पेशवा के जो सहयोगी हैं वो एक तो है अजीमुल्ला खां। अजीमुल्ला खां इनका सहयोगी है, और दूसरा क्या है कि इनका जो सहयोगी है वो है तांत्या टोपे। तांत्या टोपे ने भी जो नाना साहब पेशवा है इनको विद्रोह के अंदर क्या करते हैं? सहयोग प्रदान किया। ठीक है ना। वैसे इन्होंने विद्रोह ग्वालियर से स्टार्ट किया था, ग्वालियर का नेता माना जाता है तांत्या टोपे को, लेकिन कानपुर के अंदर ये नाना साहब पेशवा को अजीमुल्ला खां और तांत्या टोपे दोनों क्या करते हैं? सहयोग प्रदान करते हैं। अब क्या होता है कि 5 जून से क्रांतिकारियों का, विद्रोहियों का कानपुर के ऊपर क्या हो जाएगा? अधिकार स्थापित हो जाएगा। अब कानपुर के अंदर जो आपके प्रमुख अंग्रेज अधिकारी है ना, अंग्रेज अधिकारी, उसका नाम है व्हीलर। क्या है इसका नाम? व्हीलर। ये क्या करेगा? क्रांतिकारियों के समक्ष क्या कर देगा? आत्मसमर्पण कर देगा। जैसे दिल्ली पर जब अधिकार किया उस समय कर्नल रिप्ले था जो मारा जाता है, और शस्त्रागार का प्रमुख विलोबी है वो पराजित हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ कानपुर से जो अंग्रेज अधिकारी है वो व्हीलर है, वो क्या करेगा? विद्रोहियों के समक्ष क्या कर देगा? आत्मसमर्पण कर देगा। उसका कारण ये है ताकि कानपुर में जो अंग्रेज हैं, उन अंग्रेजों की बीवी है, उनके जो बच्चे हैं, उनको सुरक्षित इलाहाबाद पहुंचाया जा सके। जब उन अंग्रेज और उनके बच्चों को, उनकी महिलाओं को सुरक्षित इलाहाबाद पहुंचाया जाता है, तो बीच में एक इलाहाबाद से जब वो रास्ते में एक जगह है जिसका नाम है सती चौरा। ठीक है ना, सती चौरा। अब सती चौरा स्थान पर क्या होता है कि विद्रोहियों के द्वारा अंग्रेज अधिकारी, उनकी पत्नी और बच्चों को मार दिया जाता है। ठीक है ना। एक अन्य स्थान है बीबीगढ़, वहां पर भी विद्रोहियों के द्वारा कुछ अंग्रेजों को मार दिया जाता है। और ये जो पूरा घटनाक्रम है ना, इसका दोषी किसको माना जाता है? नाना साहब पेशवा को माना जाता है कि कानपुर से इलाहाबाद आते वक्त जिन अंग्रेज उनकी पत्नी और उनके बच्चों की हत्या हुई, उसके लिए नाना साहब पेशवा उत्तरदायी है। लेकिन एक अंग्रेज महिला है जिसका नाम है जॉर्ज हॉट, वो इस बात की पुष्टि करती है कि चाहे इतिहास कुछ भी कहे, लेकिन ये कदापि सत्य नहीं है कि नाना साहब पेशवा इस हत्याकांड के लिए दोषी है, क्योंकि नाना साहब पेशवा ने खुद कुछ अंग्रेज महिलाओं और बच्चों को विद्रोहियों से सुरक्षित इलाहाबाद पहुंचाया था। तो वो कंप्लीटली इसको मानने से इनकार कर देते हैं। तो बाद में क्या होता है कि कानपुर में वापस
कॉलिन कैम्पबेल, यानी कि अंग्रेज सेनापति है जिसका नाम है कॉलिन कैम्पबेल, और कॉलिन कैम्पबेल की सहायता से वापस कानपुर के ऊपर जो है वो अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। जब कॉलिन कैम्पबेल की सहायता से कानपुर पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाएगा तो नाना साहब पेशवा यहाँ से कहाँ चले जाएंगे, नेपाल चले जाएंगे। नाना साहब कहते हैं कि जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मेरा अंग्रेजों के साथ जो संघर्ष है वो जारी रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ जब वापस कॉलिन कैम्पबेल कानपुर के ऊपर अधिकार कर लेता है तो नाना साहब पेशवा कहाँ चले जाएंगे, नेपाल चले जाएंगे। तो इस तरह से कानपुर के अंदर जो विद्रोह का आरंभ होगा, क्रांतिकारियों का कानपुर पर अधिकार होगा, लेकिन वापस अंग्रेज क्या करेंगे, कानपुर के ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर लेंगे, ठीक है ना। ये आपका रहा चौथा। उसके बाद आपके आज झांसी का विद्रोह, यानी कि पहले हमने पढ़ा मेरठ का विद्रोह, फिर हमने पढ़ा दिल्ली का विद्रोह, उसके बाद हमने पढ़ा आपके कानपुर का विद्रोह। अब हम पढ़ेंगे झांसी का विद्रोह। देखो झांसी की खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये रानी लक्ष्मीबाई की इमेज है और इनके पीछे इनका अल्पवयस्क पुत्र है जिसका नाम है आपके अल्पवयस्क पुत्र है, ठीक है ना। तो आपके इसका नाम है दामोदर राव, ठीक है ना। अब ये झांसी है ना, झांसी के ऊपर अधिकार है आपके गंगाधर राव, सॉरी एक मिनट, देखिए झांसी पर अधिकार है दामोदर राव हाँ, झांसी पर अधिकार है गंगाधर राव का। गंगाधर राव किसका पति है, रानी लक्ष्मीबाई का पति है, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई का पति है गंगाधर राव। अब रानी लक्ष्मीबाई के एक पुत्र है जिसका नाम है दामोदर राव, ठीक है। दामोदर राव क्या है, इसका पुत्र है। अब लक्ष्मीबाई का जो जन्म है ना वो हुआ है 19 नवंबर 1835। कहां पर हुआ है, बनारस के अंदर, जिसको वाराणसी के नाम से जाना जाता है। अब रानी लक्ष्मीबाई का एक उपनाम है मणिकर्णिका, ठीक है। मणिकर्णिका के नाम से भी इनको जाना जाता है। अब क्या होगा कि दामोदर राव के साथ मिलकर लक्ष्मीबाई के द्वारा 5 जून 1857 में झांसी के अंदर विद्रोह का आगाज कर देते हैं। अब रानी जो लक्ष्मीबाई है ना, उसने क्लियर कह दिया था कि मैं किसी भी कीमत पर झांसी को अंग्रेजों को सुपुर्द नहीं करूंगी। तो यहाँ क्या है, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो रानी लक्ष्मीबाई है वो क्रांति का आगाज कर देगी 5 जून 1857 को, ठीक है ना, 1857 को कर देगी। अब झांसी में इनका जो सामना होता है ना वो होता है कैप्टन ह्यूरोज से। कैप्टन ह्यूरोज, ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि रानी लक्ष्मीबाई के सामने अंग्रेज अधिकारी कौन था, कैप्टन ह्यूरोज। अब क्या होता है कि यहाँ से झांसी से ये लक्ष्मीबाई जब मूव करती है तो इसके सहयोग एक व्यक्ति करेगा जिसका नाम है, सहयोगी कौन है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का, वो है तांत्या टोपे। यानी कि जब तांत्या टोपे कानपुर से पराजित हो जाता है, कानपुर पर जब अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो जाता है तो तांत्या टोपे कानपुर से कहाँ मूव कर देगा, ग्वालियर की तरफ मूव कर देगा। और ग्वालियर में लक्ष्मीबाई और तांत्या टोपे मिलकर अंग्रेजों के साथ संघर्ष करेंगे, लेकिन संघर्ष के अंदर 17 जून 1858 को जो है रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो जाती है। अब रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है ना वो है ग्वालियर के अंदर, है ग्वालियर के अंदर। जन्म तो इनका वाराणसी के अंदर हुआ है और ग्वालियर में इनकी समाधि है। तो रानी लक्ष्मीबाई 17 जून 1858 को लड़ते हुए मारी जाती है। तो ह्यूरोज ये कमेंट देता है, ये कथन है कि भारतीय क्रांतिकारियों में सोई हुई यह औरत अकेली मर्द है, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज साथियों दिल्ली का विद्रोह, मेरठ का विद्रोह, दिल्ली का विद्रोह, कानपुर का विद्रोह और झांसी का विद्रोह पढ़ा, ठीक है ना।
तो आशा करता हूं कि इस क्लास के अंदर आपको जो है वो काफ़ी समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चंस अगर आप पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दीजिए। 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों के नेता के बारे में, विद्रोह की तिथि के बारे में, वहां किन सैनिक सेनापतियों का सामना हुआ उसके बारे में कई प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसका समाधान मैंने आपको इस वीडियो के अंदर किया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, और उसमें अगर सुझाव है वो भी अपेक्षित है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। कल हम फिर एक नई क्लास के साथ, नई वीडियो के साथ सोमवार को उपस्थित होंगे। कल रविवार का अवकाश रहेगा, सोमवार को एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।